तो कैसे हो दोस्तों, आए हो सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं हो तो इस वीडियो के बाद हो जाओगे, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होगी जो तुम एटीसी की कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में देख रहे होगे। ठीक है, मुझे पता है तुम सभी लोगों को बहुत टेंशन हो रखी है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कट ऑफ होगी, रिजल्ट कब आएगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, रिजल्ट डेट, ठीक है। और इसके अंदर मैं तुम्हें काफ़ी नंबर्स वगैरह थोड़े से दूंगा, तो तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे बेसिकली हम थोड़ी सी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बाकी जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो सीधा लास्ट में जाके कट ऑफ देख लो, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम्हें समझ में आएगा कि हम किस तरह से कट ऑफ बता रहे हैं, है ना। तो देखो, रैंक मित्रा का डाटा मैंने लिया है, और टेक्स्ट बुक का क्यों नहीं लिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर तुम देखोगे कुछ 11,000 10,000 के आसपास डाटा पड़ा हुआ है, और शिफ्ट वाइज अगर तुम देखोगे तो 4,000 4,500 ही है, दोनों शिफ्ट 1 के शिफ्ट 2 के। तो ओवरऑल ऐड करके इतना नहीं बन रहा है, तो उसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर का डाटा जो है वो ऐड हो रखा है, तो वो रिलायबल नहीं है। हम रैंक मित्रा को मान के चल रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या है, देखो ये वाला है जो हमारा एएआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो फॉलो करता है इस फॉर्मूले को। मैंने एसएससी के फॉर्मूले से भी निकाला था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसे एआई यूज़ करता है। इसके अंदर क्या होता है कि 3-4 शिफ्ट जितने में पेपर हुआ है ना, तो कोई सी एक शिफ्ट के अंदर एवरेज बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है। तो उस शिफ्ट को हम बेस शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाई जो है उसी को दिखा रहा है। तो बेस शिफ्ट कौन सी है, जिसके अंदर एवरेज हाई जा रहा है। तो इस बार क्या है कि बस 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो शिफ्ट 2 जो है हमारी वो बेस शिफ्ट होगी, क्योंकि उसका एवरेज हाई है। और बेस शिफ्ट जो हमारी शिफ्ट 1 है उसका नॉर्मलाइजेशन होगा इसकी स्केल पे शिफ्ट 2 की। और ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमारी जो हाईएस्ट एवरेज वाली है उसका एवरेज आएगा यहाँ पे हमारी जिस शिफ्ट का तुम्हें नॉर्मलाइजेशन करना है उसका एवरेज आएगा। यहाँ तुम्हारा रो मार्क्स आएंगे, और ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन SD। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसे मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊंगा, उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। क्योंकि बंदे बोल रहे हैं कि एवरेज तो भाई सेम सेम सा आ रहा है, 1-2 नंबर का अंतर आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि एवरेज सेम आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। सारा गेम ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में। मैं बताता हूँ कि एवरेज सेम होने से और ज़्यादा चीज़ें कैसे दिक्कत कर जाएंगी। देखो सबसे पहले तो होता क्या है, ये है हमारा एक ग्राफ, ठीक है। और ये बीच की नंबर क्या है, मान लो शिफ्ट 1 को ही हम ले रहे हैं, तो एक है हमारी 120 जो आगे जाके है कहीं पे, और ये है हमारा मिनिमम स्कोर कहीं पे है 0, है ना। हमने शिफ्ट 1 का एवरेज निकाला, जो कि ये जो लाइन है ना ये एवरेज को दिखा रही है। हम मैं एवरेज लिख देता हूँ जो हमारे पास है। शिफ्ट 1 के लिए है 71.12, और 2 के लिए है हमारे पास 73.20, है ना, रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा 71.12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ये जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, इससे 34.1% इस तरफ को, 34.1% इस तरफ को, और 68.2% डाटा हमारा जितनी रेंज के अंदर आ जाता है, तो इससे ये प्लस माइनस सेम रहती है, ठीक है। इसे हम सिग्मा से दिखा देते हैं। तो इतनी रेंज के अंदर सेम वैल्यू है, तो इतने अंदर हमारा 68.2% डाटा आ गया है, उसी को हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो ये वेरी कैसे करेगा, अगर एवरेज दोनों का सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा हाईएस्ट स्कोर है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे गेम होगा हमारे साथ। अब देखो दोनों का एवरेज क्या है, 71.12 73.20, लेकिन जब तुम शिफ्ट 2 का देखोगे तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1। हमने खुद डाटा के अंदर देखा है कि 112, 111, 108, 109 रैंक मित्र, अगर तुम टॉप रैंकिंग देखोगे तो उसके अंदर सारे शिफ्ट 2 के भरे हुए हैं। क्योंकि जो मेरे को अभी तक पता लगा है शिफ्ट 1 के अंदर मैक्सिमम 107 नंबर गए हैं, तो ज़्यादातर ये हाई मार्क्स वाले हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि 68.2% डाटा तुम्हें कवर करना है, तो मीन वैल्यू से तुम्हें अगर ज़्यादातर वैल्यूज हाई पे जा रही हैं, तो ये क्या है कि ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है, वाइड हो जाएगा। 120 यहाँ पे है तो यहाँ तक पहुँचेगा इस तरह से, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है कि मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है डाटा, ठीक है। तो मीन बेसिक दोनों का एवरेज सेम आ जाए, लेकिन डाइवर्ट किसके अंदर, शिफ्ट जो हमारी 2 है उसके अंदर डाइवर्ट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो सिग्मा की वैल्यू है ये ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 का कुछ इस तरह से आएगा, है ना, ये कम भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे मतलब ये चीज़ तो सेम लाई कर रही है, लेकिन ये वैल्यू इस तरह से थोड़ी सी रहेगी। तो मतलब जितने में 68.2 हमारा % डाटा कवर हो जाएगा उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 के अंदर जो है, जो हमारा डेविएशन है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा अंतर कर जाएगा। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल तुम्हें तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले तो हमारे पास एवरेज है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारी शिफ्ट 2 है उसके अंदर एक तो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर वो मैथ वाला था, और हमारे और भी कुछ एक आध नंबर और बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक ही मान के चल रहा हूँ, है ना। और एक भी सबका नहीं बढ़ेगा, जिसने सही आंसर टिक किया है उसी का बढ़ेगा।
तो ओवरऑल मैं मान रहा हूँ कि एवरेज जो है 1 नंबर बढ़ेगा बस, है ना, चाहे 2 सही हो चाहे 1 सही हो, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है वो 1 नंबर ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने वो सही किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो ये कुछ रहेगा। तो ये है हमारे पास न्यू एवरेज, इसे हम बोनस मार्क्स भी बोल देते हैं जो इसे मिला है ना। तो अभी ये है, तो ये हमारा सिर्फ 2 का एवरेज है, ये हमारा सिर्फ 1 का एवरेज है। मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ 1 के अंदर जो पैरा जंबल्स हैं उन पे हमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, तो हमारा बेसिकली यही रहेगा और ये रहेगा। तो अब ये 2 हमारे एवरेज हमें मिल गए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम जो स्कोर है सिर्फ 2 का वो 111 है, और जो हमारा शिफ्ट 1 है उसका जो है 107 है। इससे एक आध नंबर आगे पीछे होगा, वरना यही है। तो हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया तो लगाना चीज़ों का, तो यही रहेगा। अब हमें चाहिए मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे? सिर्फ 2 का एवरेज है हमारे पास, तो सिर्फ 2 का एवरेज कैसे निकलता है? तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, इसे हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे 71.12। इससे हमें क्या है, एक्स मिनिमम का आइडिया लग जाएगा कि जो शिफ्ट 1 में है हमारा वो मिनिमम मार्क्स कहाँ तक आ रहे हैं। तो मिनिमम एवरेज मिल गया हमें और मैक्सिमम 107 है। इस तरह से जो हमारी शिफ्ट 2 है उसका मैक्सिमम 111 है और मिनिमम एवरेज इसका हमें मिल जाएगा इस एवरेज से। तो वो मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं, मैं तुम्हें ज़रा बता देता हूँ। जो हमारा ये है 107 वाला, इसका है हमारा 35.24, और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा 36.40। तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। तो मतलब मैंने मिनिमम मार्क्स का जो आइडिया है वो यहाँ से लगाया है, ये एवरेज निकाल के। तो अब क्या है कि इससे हम रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, तो हमें रेंज दे देता है। तो रेंज जो आई थी, रेंज निकल के आई है हमारी शिफ्ट, अब मान लो रेंज कुछ आई थी, ठीक है, तो उसका 1/4 जब तुम करते हो तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है। बेसिकली यही होता है अप्रोक्सीमेट आइडिया, है ना। तो मैंने इसी तरह से कैलकुलेट करा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो शिफ्ट 1 का आया है वो आया है हमारा 17.94, और शिफ्ट 2 का है 18.9, ठीक है। ये हमारा SD है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बस हमें इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, ठीक है। Y एवरेज हमारा होगा 74.20, X एवरेज होगा हमारा 71.12, X होंगे तुम्हारे रो मार्क्स, S2 है हमारा ये वाला, और S1 है हमारा 17.94। तो बेसिकली मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं एक तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूँ जिससे तुम अपने मार्क्स देख सकते हो। जो शिफ्ट 1 वाले हैं उनके नॉर्मलाइज होंगे कितने होंगे, क्योंकि शिफ्ट 2 वालों का कुछ नहीं बढ़ेगा, दोनों के सेम हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये X एवरेज Y एवरेज इक्वल हो जाएंगे, तो X का X ही रहेगा। तो इसलिए शिफ्ट 2 वालों के उतने ही रहेंगे, लेकिन शिफ्ट 1 वालों के इंक्रीज करेंगे, और वो फॉर्मूला है हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स जो होंगे 1.0535 मल्टीप्लाई, या तुम यहीं पे X मान लो, ये क्या है, रो स्कोर है, -0.725। इसके अंदर अपना यहाँ पे रो स्कोर रखो, और इसके अंदर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारा जो नॉर्मलाइज स्कोर क्या आएगा, है ना। थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ जो मैंने निकाले हैं। 96 वालों के हो जाएंगे 100.411, 98 का हो जाएगा 102.518, 100 वालों का हो जाएगा 104.625, 102 वालों का हो जाएगा 106.732, 107 वालों का हो जाएगा 111.9995। ठीक है, तो ये अराउंड इस तरह से तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और ये ना बेसिकली बहुत एग्जैक्ट चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे अलग चीज़ें नहीं जाएंगी, चाहे तुम जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देख लेना। तो अभी तुम बेसिकली इस फॉर्मूला के अंदर अपना नंबर रखो और तुम्हें नॉर्मलाइज स्कोर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात ऐसे करेंगे कि जो 102 नंबर है हमारे अभी रैंक मित्रा पे, उसकी जो शिफ्ट रैंक है वो 39 है, और जो ओवरऑल रैंक है वो 183 है ना। अभी 102 वाले के मैंने कितने बताए तुम्हें, 106.732, इतने मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसकी ओवरऑल जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, तो वो एवरेज होगी इन दोनों की, लगभग एवरेज होगी, ठीक है। ये मैं अराउंड एक आइडिया दे रहा हूँ बस तुम्हें। तो ये कुछ 111 एवरेज इसका निकल के आता है, तो 110 से 125 के बीच में ये रैंक आएगी। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा है, तुम बिलीव करो मत करो, बाद में हो जाएगा बिलीव तुम्हें। तो 106.732 पे तुम्हें इतनी रैंक मिलेगी, और हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 130 है, ठीक है। तो 130 वैकेंसी जो UR की है ना। तो बेसिकली हमारा अभी इतने से 1-2 नंबर और कम हो सकता है, मतलब 1 नंबर, ये तो बहुत पॉइंट पे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। तो अभी क्या है कट ऑफ का आइडिया, अगर ये 120 तक रहती है तो 130 कवर उन्हें करनी है, तो हमारी कट ऑफ जो रहेगी वो 105 से 106 ही रहेगी, ठीक है, UR की।
तो अगर इतने के अंदर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं तो तुम सेफ हो भाई, ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो और मैं तुम्हें बिल्कुल सेफ साइड दे रहा हूँ। इतने आ रहे हैं तो खुश हो जाओ। बाकी जो हमारी ओबीसी है उसका ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, है ना, 103 104 यही रहने वाली है। EWS की हमारी 102 मैं बोलूँगा, और 99 से 100 के अंदर हमारी, या इसे 98 कर लो, वैसे तो थोड़ा सा 99 ही होगा ये, तो ये हमारा है SC ST, इसी के आसपास ही रहेंगे। तो बेसिकली ये है कि ये सेफ साइड है। अगर इससे प्लस तुम्हारा स्कोर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो तुम सेफ हो। ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, और मैं सेफ स्कोर की ही बात कर रहा हूँ जिस पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कट ऑफ क्या जाएगी। और ये लास्ट वीडियो होगी जो मैं कट ऑफ पे बना रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम लोग भी इसके बाद थोड़ा सा शांत हो जाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। अब अगर हम बात करें रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट डेट भाई आज़ादी के दिन, ज़रूरी नहीं है कि आज़ादी के दिन आ जाए, इससे तुम +3 डेज तक कर सकते हो, या तो 15 अगस्त को या उससे अगले 3 दिन तक, तो मतलब 18 के आसपास तक, 18-19 अगस्त तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और अगर जिसका सिलेक्शन हो जाए तो मिठाइयाँ भिजवा देना भाई, ठीक है। मेरा हो गया तो मैं यहीं पे पार्टी रख लूँगा, आज ही हो घर पे। तो भाई ये सब है हमारा जो रहेगा। बाकी जिन लोगों ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी है उन्हें पता होगा कि मैंने पूरी पूरी फिजिक्स को तैयार कराया था लास्ट टाइम पे, और मैथ्स को कराया था, और बहुत लोगों के वो हेल्पफुल भी रहा। अभी भी तुम जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, पूरी फिजिक्स पढ़ी हुई है, पूरी मैथ्स पढ़ी हुई है। एक क्वेश्चन उससे अलग नहीं आया था, एक क्वेश्चन उससे अलग नहीं आया था। और तुम पूरे पेपर को देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। और इन फ्यूचर भी जब नेक्स्ट पेपर होगा उसके अंदर भी जो मैंने बताया उससे अलग नहीं आएगा। पूरी पूरी इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, उसके अंदर मैंने वोकैब भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई थी, उसके अंदर से इडियम फ्रेजेस सब उसी के अंदर से आई हैं, उससे अलग कुछ नहीं आया। तो तुम लोगों को अगर तैयारी करनी है तो इससे तुम कर सकते हो। अगर मेरा इस बार नहीं होता है तो अगली बार मैं इसी से तैयारी करूँगा। बाकी अगर मेरा हो जाता है तब भी मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगली बार के लिए तुम लोगों को प्रिपेयर करूंगा और डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका इस बार नहीं हुआ है, 6-7 महीने बाद फिर से हमारी फरवरी मार्च के अंदर दोबारा से वैकेंसी आ जाएंगी, तब हम लोगों का निकल जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी जा रहा है। दूसरा देखो, SSC IMD भी कंडक्ट कराता है। तो IMD क्या है कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए होती है। IMD क्या है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग होता है। उसके अंदर भी सेम सिलेबस रहता है, मैथ्स ज़्यादा रहती है, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो बेसिकली इसके लिए मैं तुम्हारी तैयारी करा सकता हूँ। तो जब नेक्स्ट ईयर निकलेंगे, अभी 3 साल से निकले नहीं है, तो वैकेंसी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कम से कम 1000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, और बहुत ही मतलब B ग्रेड की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो तुम लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हो। बाकी जिन लोगों को थोड़ी सी लो ग्रेड की पोस्ट चल जाएगा काम, वो RRB टेक्नीशियन की पोस्ट भी निकली हुई है, ठीक है। 6000 कुछ वैकेंसी है, उसके अंदर भी थोड़ा कंप्यूटर और फिजिक्स वगैरह, मैथ्स वगैरह यही पूछ रहे हैं। तो जिन लोगों को कोई थोड़ा सा डाउट वगैरह है, वो एक लिंक आ रही होगी नीचे, उस पर तुम जा सकते हो, और इससे मतलब तुम मेरे ग्रुप में पहुंच जाओगे। वहाँ पे तुम चीज़ें अपने डाल सकते हो। अगर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना है ना तुम्हें, तो भाई हाय हेलो ये मत करा करो, ठीक है। क्योंकि हाय हेलो का मैं क्या करूँ, तुम अपना पूरा का पूरा, इतना टाइम नहीं होता, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं भाई, सबको मतलब चीज़ें बतानी भी जरूरी है। तो सारा कुछ जितना भी है ना, उसे चाहे तो वॉइस मैसेज में करो, चाहे पूरा पूरा लिख दो, उस पूरे को लिख के एक साथ भेज दो, तब मैं एक साथ ही रिप्लाई कर दूंगा। इस ऐसे कन्वर्सेशन मत किया करो हाय हेलो, तो भाई ऐसे नहीं हो पाती हैं चीज़ें। एक ही दिन है मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम रहता है फिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। और अगर तुम्हें और किसी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं बाकी उसमें भी कर दूंगा। बेसिकली मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, मेरा कोई कोर्स नहीं है, कोई बैच नहीं चला रहा हूँ मैं यहाँ पे जिससे मुझे बेचना है, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो जस्ट ह्यूमैनिटी, है ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाकी थैंक यू।